नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर अलवर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम थॉमस हॉब्स के सबसे महत्वपूर्ण विचार यानी उनका जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हॉब्स का सामाजिक समझौता संबंधी विचार क्या है, तो समझौते के कारण क्या हैं, क्यों ये समझौता किया जाता है। तो सबसे पहले जो कारण है वो ये है कि प्राकृतिक अवस्था की अराजकता की स्थिति से बाहर आने के लिए समझौता किया जाता है। प्राकृतिक अवस्था के बारे में दोस्तों मैंने पूर्व के वीडियो के माध्यम से बता दिया है, फिर भी संक्षिप्त तौर पर हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि होब्स हैं वो अपनी पुस्तक लेवियाथन में इन विचारों का प्रतिपादन करते हैं और साथ ही कहते हैं कि सामाजिक समझौते से पूर्व एक प्राकृतिक अवस्था थी। उस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जो जीवन था वो बहुत ही एकाकी प्रवृत्ति का था और पशुतुल्य था और स्वार्थी था, दुष्ट था वो, और चारों तरफ अराजकता की स्थिति थी, मत्स्य न्याय की स्थिति थी। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही शक्तिशाली जो लोग होते थे वो कमज़ोर या हीनों का शोषण करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उनको मार भी देते थे। चारों तरफ हिंसा और रक्तपात की स्थिति थी। इस स्थिति से बचने के लिए सभी मनुष्य मिल करके और क्या करते हैं, सामाजिक समझौता करते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था की जो अराजकतापूर्ण स्थिति थी, उस अराजकतापूर्ण स्थिति से निपटने के लिए सामाजिक समझौता किया जाता है। दूसरा कारण है जो प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने वाली सत्ता होती थी वो उस समय नहीं थी। तीसरा कारण है प्राकृतिक कानूनों का पालन करने वाली सत्ता का अभाव, व्याख्या करने वाली सत्ता भी कोई नहीं थी। दूसरी बात है कि जो प्राकृतिक कानून थे उनका पालन कराने वाली सत्ता का भी अभाव था। प्राकृतिक कानूनों के उल्लंघन पर दंड देने वाली सत्ता का भी अभाव था। इन कारणों की वजह से फिर सामाजिक समझौता किया जाता है। तो अगला जो टॉपिक है वो है राज्य का स्वरूप। राज्य के स्वरूप से पूर्व हमें एक बात पर और ध्यान देना होगा कि प्राकृतिक अराजक अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से होब्स के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया, संविदा या अनुबंध किया या करार किया या कॉन्ट्रैक्ट किया। एक ही बात है दोस्तों, इससे भ्रमित ना हो। परीक्षा में यदि अनुबंध शब्द आ जाए या संविदा शब्द आ जाए तो उसका मतलब समझौता ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, करार ही होता है। इसके कारणों के ऊपर, समझौते कारणों के ऊपर हमने फोकस कर लिया है। और अब हम चलते हैं कि जो सामाजिक समझौता किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति शपथ लेता है, और वो शपथ इस प्रकार से है कि मैं इस व्यक्ति को या जो व्यक्तियों का समूह है उसको इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयं अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को दोगे और स्वशासन के अधिकार को छोड़ दोगे। ऐसा करने पर सारा जन समुदाय एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है। इसे होब्स जो है वो कॉमनवेल्थ वर्ड यूज करता है। इसके लिए होब्स कौन सा वर्ड यूज करता है? कॉमनवेल्थ। स्टेट के लिए, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है। यह लैटिन भाषा में नगर, सिविटा कहते हैं। इससे पहले समाज और राज्य की सत्ता नहीं थी। दोस्तों यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो न सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, बीए फाइनल की परीक्षा के लिए, अपितु जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं आरएस में भी एक बार पूछा गया है कि होब्स का जो कॉमनवेल्थ है वो बनता है तो क्या उससे पहले समाज और राज्य का अस्तित्व होता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। कॉमनवेल्थ से पूर्व प्राकृतिक अवस्था थी और उस समय न समाज था और न राज्य था। ठीक है, तो जो कॉमनवेल्थ था वो समाज पूर्व और राज्य पूर्व नहीं था। इस तरह जब सभी मनुष्य संविदा की प्रतिज्ञा करते हैं, समझौते की प्रतिज्ञा करते हैं, वो करार कर लेते हैं, तो संविदा करने वाले व्यक्तियों का समूह राज्य कहलाता है। जिन्होंने भी समझौता किया है वो समझौता
करने वाला जो समूह है वो क्या कहलाता है? राज्य। जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को संविदा करने वाले मानव अपने अधिकार सौंपते हैं वह दीर्घकाय लेवियाथन है और वह जनता की शांति व प्रतिरक्षा के लिए पृथ्वी पर मानव देव की भांति है। अब दोस्तों बात आती है कि राज्य का स्वरूप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट क्या है। इस प्रकार अनुबंध या समझौते द्वारा होब्स ऐसी दमनात्मक शक्ति की सृष्टि करता है जो इसके पूर्व नहीं थी। वह समझौते द्वारा दो कार्यों की पूर्ति करता है। पहला, वह एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है और दूसरा, वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर एक निरंकुश प्रभु का निर्माण करते हैं। वह कहता है कि समझौते के द्वारा निर्मित राज्य व्यक्तियों को आश्वासन देता है कि उसकी बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा की जाएगी। ऐसा तभी हो सकता है जब सब मनुष्य राजा की आज्ञा का पालन करने का आश्वासन दे और राज्य की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय में परिवेष्टित कर दी जाए। ऐसा व्यक्ति ही सबकी इच्छाओं को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में परिवर्तित कर सकता है। जो व्यक्ति इस शक्ति का प्रतीक होगा वह जो व्यक्ति इस तरह की जो इच्छा करेगा या एक सामान्य इच्छा का प्रतीक होगा वो क्या होगा? संप्रभु होगा या राज्य कहलाएगा। होब्स का संप्रभु पूर्ण रूप से निरंकुश है। समझौते द्वारा अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का निर्माण होता है। संप्रभु के आदेश ही कानून है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, इसको भी याद रखें कि संप्रभु के आदेश ही कानून है और उसका प्रत्येक कार्य क्या होता है? न्यायपूर्ण होता है। प्रभु सत्ता को लोगों पर असीम अधिकार प्राप्त होते हैं। संप्रभु को या राज्य को लोगों के ऊपर असीम अधिकार प्राप्त होते हैं। लोगों का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है। और संक्षेप में कहें तो समझौते के बाद समाज एवं राज्य का प्रादुर्भाव होता है तथा कला, साहित्य, विज्ञान, व्यापार आदि का श्री गणेश होता है। होब्स के शब्दों में उस महान दैत्य लेवियाथन, उस मृत प्रभु का इसी प्रकार से जन्म होता है। यह वही मृत प्रभु है जिसकी कृपा पर अमर ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति और सुरक्षा निर्भर है। सामाजिक समझौते द्वारा होब्स निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है, एब्सोल्यूट मोनार्की की स्थापना करता है। अब दोस्तों आता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। नंबर 1 है समझौता शासकीय नहीं है, यह विभिन्न व्यक्तियों के बीच हुआ है। नंबर 2 है शासक समझौते का पक्ष नहीं है। और नंबर 3 है जब तक निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति होती रहेगी तब तक समझौता जारी रहेगा। और नंबर 4 है समझौता भय पर आधारित है। और नंबर 5 है शासक सर्वोच्च विधायक है। चलिए अब इन जो विशेषताएं हैं इनकी हम गहराई से अध्ययन कर लेते हैं। इनका गहराई से अध्ययन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगी। पहली बात है कि समझौता सामाजिक है, शासकीय नहीं है। शासकीय अनुबंध में शासक और शासितों में समझौता होता है, लेकिन चूंकि प्राकृतिक अवस्था में तो शासक था ही नहीं, सारे के सारे जो लोग थे उन्होंने आपस में मिलकर के समझौता किया था। तो ये एक सामाजिक समझौता है और न कि एक शासकीय समझौता। होब्स का समझौता राजा और प्रजा के बीच में नहीं है किंतु विभिन्न व्यक्तियों के बीच में हुआ है। संविदा करने वाले पक्ष व्यक्ति हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ समझौता करके संप्रभु या शासक की रचना करते हैं, इसलिए संविदा की शर्त शासक पर लागू नहीं होती। नंबर 2, शासक या संप्रभु सत्ता समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं है, अतः वह जो कुछ भी करती है उसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती तथा वह पूर्णतः निरंकुश होती है। नंबर 3 बात है इसकी प्रमुख विशेषताओं में कि जिन उद्देश्यों से अनुबंध की रचना हुई है वे अनुबंध के अंग मान लिए गए हैं
इसका अर्थ यह है कि जब तक उनकी पूर्ति होती रहेगी तब तक अनुबंध जारी रहेगा। और इसमें राजा को या संप्रभु को असीम शक्तियां दी गई हैं, और ये असीम जो शक्तियां हैं वो तब तक उसको मिलती रहेंगी जब तक कि वो जो समझौता है उसकी शर्तों की पालना करता है। और इसमें व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है दोस्तों। अगर उसकी जान पर आ पड़ती है तो वो विरोध भी कर सकता है राज्य का या संप्रभु का। अगली विशेषता है कि मनुष्य, ये जो समझौता है ये मनुष्य के भय पर आधारित है। हिंसा जनित मृत्यु का भय ही मनुष्य को इस अनुबंध को करने के लिए बाध्य करता है। अगली विशेषता है कि शासक सर्वोच्च विधायक होता है, उसके आदेश ही नियम अथवा विधि होते हैं। इस समझौते से प्राकृतिक अवस्था में एकाकी रहने वाले व्यक्तियों ने समाज का निर्माण किया है, अतः यह सामाजिक समझौता है। राजा ने इसका निर्माण नहीं किया। राजा किसी समझौते का पक्ष नहीं है, शासक किसी समझौते का पक्ष नहीं है, संप्रभु किसी समझौते का पक्ष नहीं है, अपितु लोगों ने आपस में मिलकर के समझौता किया है। इस बात का आप ध्यान रखें। ये नेट 2015 के जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि क्या होब्स का संप्रभु राजा या शासक है वो समझौते का अंग है, तो हमारा उत्तर होगा नहीं। होब्स का राजा या संप्रभु या शासक समझौते का अंग नहीं है, यह तो जनता ने स्वयं ने अपने स्तर पर किया है। समझौते द्वारा विविध संघर्षरत इच्छाओं का स्थान एक प्रतिनिधि या प्रतिनिध्यात्मक इच्छा ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार शासक के हाथ में एक सामूहिक सत्ता आ जाती है। वह एक कृत्रिम व्यक्ति है, चूंकि वह संविदा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को प्राप्त कर लेता है, अतः वह प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधि है। अब दोस्तों बात आती है कि होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना क्या है। तो आलोचनाओं में पहला बिंदु है मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण किया गया है। प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक है और प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की मान्यताएं असंगत हैं, और यह सामाजिक समझौता संबंधी जो सिद्धांत है ये अतार्किक है। अगला बिंदु है निरंकुशता का समर्थन करते हैं सामाजिक समझौता के माध्यम से थॉमस होब्स। तो चलिए एक एक करके इन बिंदुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं, गहराई से चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण। दोस्तों होब्स ने मानव स्वभाव का एकांगी और निराशावादी दृष्टिकोण दिया है। वह मनुष्य को घोर स्वार्थी, कपटी और क्रूर बतलाता है, जबकि सहानुभूति, उदारता, दयालुता, परोपकार और प्रेम आदि मानवीय गुण भी उसमें पाए जाते हैं, लेकिन होब्स ने भुला देता है। तो यह आलोचना है। नंबर 2 है प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक। होब्स की प्राकृतिक अवस्था असत्य, अस्वाभाविक और अनैतिहासिक है। प्राकृतिक दशा में मनुष्य एकाकी और ऐसी दशा में रहता था जिसमें हत्या, हिंसा, छल कपट का साम्राज्य था, किंतु समझौता होने के बाद वह सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा। उसकी प्रवृत्ति में एकाएक इतना आमूलचूल बदलाव कैसे आ गए, ये समझ से परे हैं। एक तरफ तो वो अराजकतापूर्ण स्थिति में रह रहा था, मत्स्य न्याय की स्थिति थी, हिंसा और रक्तपात की स्थिति थी। सामाजिक समझौता करते ही अचानक से वो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लग जाता है। तो इसमें तार्किकता का अभाव है। अगली बात है प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता असंगत है। प्राकृतिक दशा का वर्णन करते हुए होब्स ने यह भी प्रतिपादित किया है कि उसमें व्यक्ति को कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं और जिनका रूप प्राकृतिक होता है। अराजकतापूर्ण प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का कोई अधिकार हो सकता है, यह न कहा जाना ही बुद्धिसंगत है। अगला जो आलोचना का बिंदु है वो है कि होब्स का सामाजिक समझौता संबंधी विचार या सिद्धांत अतार्किक है। होब्स जो ये धारणा प्रस्तुत करते हैं कि आदिम समाज में मनुष्य एकाकी रहता था, तो उसे ये ज्ञात ही नहीं था कि मनुष्य में सामाजिक जीवन के तत्वों का कभी अभाव नहीं रहा। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि व्यक्ति कभी इस प्रकार अकेले नहीं रहे, वे किसी न किसी प्रकार से समाज में रहते आए हैं।
अगला बिंदु है निरंकुशता का समर्थन। होब्स द्वारा स्थापित शासन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है और वह पूरी तरह से निरंकुश है। न तो उस पर कानून का अंकुश है, न व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कोई अंकुश है। वास्तव में होब्स ने अपने समझौता सिद्धांत द्वारा मनुष्य को सर्वथा अधिकार शून्य करके लेवियाथन की दासता के पास में जकड़ दिया है। इसमें मनुष्य की स्थिति लेवियाथन रूपी चरवाहे के द्वारा हाके जाने वाले पशुओं के झुंड जैसी लगती है। तो ये होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनाएं हैं। धन्यवाद दोस्तों। आगे के वीडियो में हम थॉमस होब्स के अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे।